मूवी स्टार्ट होती है। हम देखते हैं रे कूपर को जो पुलिस से बचकर कहीं भाग रहा होता है। एक लेडी पुलिस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है कि ये सब ऐसा नहीं होना था और पानी में कूद जाता है। अब कहानी शिफ्ट होती है 1 साल पहले, जब रे कूपर अपनी बीवी और बेटी के साथ बहुत ही खुश था। वो लोग एक खुशहाल फैमिली थे और वो लोग कहीं जंगल में घूमने गए थे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कूपर की बीवी को कैंसर हो गया है। कूपर ने अपनी बीवी को बचाने के लिए सब कुछ गिरवी रख दिया है और जो बाकी था वो बेच दिया है। उसी बीच हम ये भी देखते हैं कूपर अपनी बीवी और बेटी के साथ बचा हुआ वक्त काफी खुशी और हिम्मत के साथ बिताने की कोशिश कर रहा है। रे अपनी बेटी रेचल को फाइटिंग करने की अच्छी ट्रेनिंग देता है। एक दिन डॉक्टर आकर कूपर को बताता है कि मार्केट में एक ऐसी दवा लॉन्च होने वाली है जिससे तुम्हारी बीवी का इलाज हो सकता है और ये अब तक की सबसे असरदार दवा है जो कैंसर के इलाज के लिए बनाई गई है। ये सुनकर कूपर बहुत खुश होता है, लेकिन काफी वक्त बीत जाने के बाद भी नई दवा शुरू नहीं होती। तो वो जाके डॉक्टर से पूछता है। डॉक्टर उसे बताता है कि जो कंपनी दवा लॉन्च करने वाली थी उसने इसकी लॉन्चिंग टाल दी है क्योंकि उसे ज्यादा मुनाफा देने वाली कंपनी की तलाश है। जिस कंपनी ने दवा बनाई थी उसका नाम बायोप्राइम है। बायोप्राइम के सीईओ की टीवी पर इंटरव्यू की जा रही थी, जिसमें पेंसिल्वेनिया की सांसद डायना मॉर्गन भी शामिल थी। बायोप्राइम का सीईओ, जिसका नाम साइमन केली था, वो कहता है कि हमारी कंपनी ने काफी खर्चा किया है इस दवा को बनाने के लिए, इसलिए उसने दवाओं की कीमत काफी महंगी रखी है। केली से लोग ऑनलाइन बात भी कर रहे थे उस इंटरव्यू के दौरान और कूपर भी कॉल करता है और वो कहता है कि मैंने अपना सब कुछ गिरवी रख दिया है और मैं ओवर टाइम काम कर रहा हूँ जिससे मेरी बीवी का इलाज हो सके और तुमको सिर्फ अपने मुनाफे की पड़ी है। केली कूपर से कहता है कि कैंसर तुम समझ लो बस एक तरह की सजाए मौत है, इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं और तुम क्या कीमत अदा कर सकते हो अपनी बीवी के साथ कुछ और वक्त बिताने के लिए। कूपर उसे धमकी देता है कि अगर मेरी बीवी मरी तो ये तुम्हारे लिए सजाए मौत होगी। ये बात उसकी बेटी रेचल भी सुन रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कूपर की बीवी मर जाती है। कूपर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और उसे समझ में ही नहीं आता है कि वो क्या करे। अपनी बीवी को बचाने के लिए उसने सब कुछ गिरवी रख दिया था। अब कहानी शिफ्ट हो जाती है 6 महीने बाद की। हम देखते हैं कूपर अपना गुस्सा एक पंचिंग बैग पर उतार रहा था और अभी भी उसने हॉस्पिटल के सारे बिल पे नहीं किए हैं और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी तक अच्छी नहीं हुई है। कूपर को एक आदमी का कॉल आता है। उसे एक आदमी मेट्रो के प्लेटफॉर्म पे मिलने के लिए बुलाता है। रेचल उसे जाने से मना करती है, लेकिन वो नहीं मानता। रेचल भी छुपकर उसका पीछा करते हुए जाती है। उसे एक आदमी ट्रेन के अंदर बुलाता है, फिर उसे बताता है कि ये बहुत ही गंभीर मामला है। वो एक रिपोर्टर है। उसे एक खबरी ने बताया है कि बायोप्राइम की कनेक्शन कई बड़ी कंपनियों के साथ है और कुछ हाई पावर वाले पॉलिटिशियन भी है। वो रिपोर्टर कूपर से कहता है कि वो कूपर की बीवी की डेथ की कहानी को इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी रिपोर्ट बनाएगा जिससे लोगों के मन में बायोप्राइम के खिलाफ शक पैदा होंगे और कितने सारे लोग बायोप्राइम कंपनी के खिलाफ हो जाएंगे, जिससे वो कंपनी बंद हो सकती है। कूपर उसे मना कर देता है कि वो ऐसा नहीं करने वाला। तभी एक आदमी आकर उस रिपोर्टर को मार देता है और कूपर उस आदमी से लड़ने लगता है और उन दोनों में काफी फाइट होती है, लेकिन वो एक प्रोफेशनल किलर होता है जो कूपर को मारकर खिड़की से बाहर फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ उसकी बेटी भी होती है और वहाँ ये सब रेचल देख रही होती है। उसके बाद अगला सीन शिफ्ट होता है इस घटना के 24 महीने बाद, जहाँ रेचल मारपीट करने की ट्रेनिंग ले रही होती है और वो अपने कॉम्पिटिटर को इतना मारती है कि उसके टैप करने के बाद भी उसे छोड़ती नहीं है, जिसे देख के लगता है कि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। फिर से टीवी पर वही बायोप्राइम वाली न्यूज आ रही है। रेचल अपनी फैमिली को मिस कर रही थी और अपनी मॉम को भी। कूपर कहता है कि वो भी ये सब बहुत मिस करता है। बायोप्राइम के खिलाफ कूपर ने काफी सारी इन्वेस्टिगेशन करके रखी हुई है। रेचल उससे फिर से ऐसा करने से रोकती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बायोप्राइम ने गोवा की एक कंपनी से हाथ मिलाया है, जिससे उसकी कंपनी को $1 करोड़ का फायदा हुआ है। मौका देखकर कूपर कीली के ऊपर ड्रिंक गिरा देता है और जब कीली वॉशरूम में जाता है अपनी ड्रिंक को साफ करने, तब कूपर उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मेरी बीवी तुम्हारी वजह से मरी थी। वो कहता है कि मैं कुछ नहीं करवा सकता और मेरे ऊपर बहुत से लोग हैं। कीली बताता है कि आज जिस कंपनी के साथ उसने डील किया है उसका सीईओ विनोद शाह का ये काम है और ये काम मैंने नहीं किया है।
लेकिन फिर भी कूपर कीली को मार देता है। कूपर भागता हुआ घर जाता है और रेचल को कहता है कि अपना सामान पैक करो। रेचल अपना घर नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन कूपर के चिल्लाने पर फिर वो वहाँ से चली जाती है। पुलिस कीली के मौत के बारे में वहाँ के लोगों से पूछताछ करती है और पुलिस को पता चलता है कि मारने वाले इंसान ने कहा था कि अगर मेरी बीवी मारी गई तो तू भी मरेगा। पुलिस उन सब लोगों का रिपोर्ट निकालती है जिसने कीली को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसमें कूपर का भी नाम आता है क्योंकि उसने लाइव टीवी पर धमकी दी थी। पुलिस कूपर के कार का पीछा करवाती है। कूपर और रेचल टोरेटो की तरफ जा रहे होते हैं जहां डोरबेल के लिए घुंघरू रखी हुई थी। कूपर उस घुंघरू को अपने रूम से एक दूर पहले लगा देता है ताकि कोई अंदर आए तो उसे पता चल जाए। रेचल छुपकर पुलिस को कॉल करती है और कहती है कि मेरे डैड अच्छे ईमानदार आदमी हैं और उनके अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। वो लेडी पुलिस रेचल को कहती है कि तुम एक फोन खरीदो और मेरे पर्सनल नंबर पे फोन करो ताकि उसे कोई ट्रेस न कर पाए। रेचल ने एक बुक खरीदी होती है जो $20 की होती है क्योंकि वो बुक बहुत ही महंगी है और इस टाइम उन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है। रात को कुछ आदमी कूपर को मारने आते हैं। कूपर पीछे के दरवाजे से रेचल को वहाँ से भगा देता है और उनसे फाइटिंग करने लगता है। फिर काफी फाइटिंग करने के बाद उस आदमी को मार के उनकी गन ले लेता है। फिर रेचल के साथ वहाँ से निकल जाता है। पुलिस जब कूपर के घर की तलाशी लेती है तो उसे एक दीवार पर बायो क्राइम के खिलाफ कई सारी फोटो लगी हुई मिलती हैं, जिससे पुलिस कंफर्म हो जाती है कि मर्डर के पीछे इसी का हाथ है। तभी पुलिस को उन 2 मर्डर की भी खबर मिलती है जो कूपर ने होटल रूम में किए थे। कूपर रेचल से कहता है शायद मैं टोरेटो नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं और वो दोनों लोग भी मुझे मारने आए थे। अगले सीन में हम उस आदमी को देखते हैं जिसने ट्रेन में उस रिपोर्टर को मारा था। उसके पास काफी सारे हथियार होते हैं और वो अपनी कार बेचकर एक छोटी सी वैन खरीद लेता है। कूपर अपनी कार रोककर न्यूज देखता है ताकि उसे पता चल सके कि दुनिया में हो क्या रहा है और उसके बारे में न्यूज आ रही है कि नहीं। रेचल आकर कूपर से कहती है कि वो लोग अगर हमें होटल में खोज सकते हैं तो वो लोग हमें कहीं भी ढूंढ लेंगे, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। कूपर ने जो गन चुराई थी उससे वो निशाना लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका एक भी निशाना सही नहीं लगता क्योंकि उसने पहली बार गन चलाई थी। रेचल न्यू फोन लेकर पुलिस को कॉल करती है और अपनी मॉम डैड के बारे में बताती है। उसकी मॉम डांसर थी, डैड फाइटर थे। पुलिस उसके बारे में पूरी जानकारी निकाल चुकी है। वो ऑफिसर उससे बहुत अच्छे से बात करती है। कूपर रेचल को कहता है कि आगे मैं अकेले जाऊंगा और तुम यहीं पर रुक जाओ क्योंकि आगे बहुत ही ज्यादा खतरा है, लेकिन रेचल नहीं मानती और कहती है कि तुम अगर वापस आने की प्रॉमिस करो तो ही मैं रुकूंगी। अगले सीन में हम किलर को देखते हैं जो किसी को मारने की तैयारी कर रहा था। कूपर और रेचल विनोद के घर के बाहर उसका वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ वो किलर भी आ जाता है, जिसे देख के कूपर समझ नहीं पाता कि वो यहाँ क्या कर रहा है क्योंकि कूपर को लगता है कि वो किलर विनोद का ही आदमी है। दोनों विनोद का पीछा करते हैं। कूपर ने पहले से ही सुरंग में विनोद के लिए जाल बिछा के रखी हुई थी, जिसे देख के वो पीछे हटता है और कूपर एक टो कार से उसकी एक कार उड़ा देता है, लेकिन उसमें विनोद नहीं होता, इसलिए विनोद आगे बढ़ने लगता है और जब वो आगे बढ़ने लगता है तो कॉन्ट्रैक्ट किलर आकर उसके ड्राइवर को मार देता है। फिर विनोद कार से निकलकर बाहर भागने लगता है। कूपर रेचल को कहता है कि तुम गाड़ी में ही रुको और विनोद से जाकर पूछता है कि उसके ऊपर कौन कौन है और मार्टिन की जान उसने क्यों ली थी। तभी वहाँ रेचल आ जाती है, जिसकी आवाज सुनकर कूपर का ध्यान भटक जाता है और वो किलर आकर विनोद को मार देता है। फिर वो कूपर के पीछे पड़ जाता है। कूपर वहाँ से भाग निकलता है। कूपर आकर रेचल को डांटता है कि तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना था, तुम्हें गाड़ी में रुकना चाहिए था। रेचल कहती है कि ये वही मेट्रो वाला आदमी था, हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि ये आदमी बहुत खतरनाक है। रास्ते में उस आदमी की कार उन्हें फिर से दिखती है। कूपर जाकर उससे बात करता है। वो किलर कूपर को बताता है कि उसका काम यही है, तुम्हारी तकलीफ मुझे पता है। मैं बचपन में खेतों में अपने पिता के साथ काम कर रहा था, तब कुछ लोगों ने आकर मेरे सारे गाँव वालों को मार दिया। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें बदला चाहिए, लेकिन तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ। कूपर कहता है मुझे उसका नाम बताओ जिसके लिए तुम काम करते हो, मैं उससे बदला ले लूंगा, फिर तुम आकर मुझे मार देना। पहले तो वो मना करता है, लेकिन बाद में वो बताता है कि वो डायना मॉर्गन के लिए काम करता है। कूपर की जाते वक्त किलर रेचल को कहता है कि जल्दी मिलते हैं। पुलिस ऑफिसर अपने कलीग से बात कर रही होती है कि उस बच्ची के लिए मुझे बुरा लग रहा है, इसलिए वो उसकी मदद करना चाहती है। तभी एक आदमी आकर उन्हें बताता है कि कूपर की कार को देखा गया है और पुलिस उसका पीछा करने लगती है। रेचल और कूपर भागने की
कोशिश करते हैं। वो दोनों अपनी कार छोड़ के वहाँ से भाग जाते हैं। कूपर भागते हुए एक स्टेडियम में घुस जाता है और भागते हुए स्टेडियम की टॉप पर पहुँच जाता है, जहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी वहाँ लेडी पुलिस आ जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ आई हूँ और सरेंडर कर दो, सब ठीक हो जाएगा। ये वही सीन है जो मूवी स्टार्ट होते हुए हमने देखा था और यहाँ खुलता है इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब कूपर नहीं कर रहा था, बल्कि कूपर की बेटी रेचल कर रही थी कूपर के नाम से, ताकि ये सब काम पूरा होने के बाद सबको ये लगे कि ये सब काम कूपर ने किया था, रेचल ने नहीं। रेचल की डैड तो उसी वक्त मर गए थे जब मार्टिन मरा था। उसके बाद जो भी हुआ सब रेचल ने किया था। लेकिन अब जब रेचल पकड़ी गई है, वो कहती है कि ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए था और वो पानी में कूद जाती है। फिर भी पुलिस उसे खोज के निकाल लेती है। पुलिस कहती है कि इसके माँ बाप मर चुके हैं और इसकी उम्र 18 साल है। लेकिन रेचल को जब होश आता है, वो पुलिस कस्टडी से भाग निकलती है और फिर से अकेले में बैठकर अपने डैड से बातें कर रही होती है। अगले दिन डायना मॉर्गन स्पीच दे रही होती है। वो सभासद की उम्मीदवारी के लिए आई होती है। वहाँ बहुत सारे लोग, पुलिस और काफी सिक्योरिटी होती है। रेचल उनके बीच में ही मॉर्गन को मारने का प्लान बनाती है। हर बार वो मर्डर करने से पहले अपने डैड की जैकेट पहन लेती है, लेकिन वहाँ उसे वो किलर मिल जाता है, जिससे पहले तो वो बहुत ही बचने की कोशिश करती है, लेकिन किलर उससे पकड़ लेता है और दोनों पुल में गिर जाते हैं, जहाँ रेचल उस किलर को काफी मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पानी में डुबा देता है, जिससे वो बेहोश होने लगती है। लेकिन फिर से उसे अपने डैड की आवाज आती है और उस किलर को वो मार देती है। उसके बाद जब मॉर्गन ऑफिस से निकलने वाली होती है, रेचल उसी वक्त वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि मैं FBI को कॉल करती हूँ। मॉर्गन कहती है कि FBI मुझे नहीं पकड़ेगी, तुम्हें पकड़ेगी। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन रेचल उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उससे गुनाह कबूल करवाती है। मॉर्गन कहती है कि पैसों से ही चुनाव जीता जाता है, मैंने रिश्वत ली थी और तुम्हारे डैड को भी मरवाया था। उसके बाद रेचल अचानक उसे छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन वो पुलिस को एक ऑडियो भेजती है, जिसमें मॉर्गन ने अपने गुनाह कबूल किए थे और रेचल वहाँ से बचकर निकल जाती है। मॉर्गन की गिरफ्तारी की जाती है, जिसके ऊपर कीली, शाह और कूपर की मर्डर की साजिश का इल्जाम होता है। न्यूज में हर जगह उसी की खबर होती है। उसके बाद रेचल शहर छोड़कर चली जाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।